Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. यूं तो अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। सैन्य ताकत, आर्थिक शक्ति, विज्ञान और तकनीक की वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है, जो कई दशकों के बाद भी कायम है। अमेरिका को अवसरों का देश भी कहा जाता है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने, काम करने और बेहतर जीवन की तलाश में पहुंचते हैं। हालांकि इसके अलावा भी अमेरिका की एक अलग पहचान है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक शांति का समर्थक बताता है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में उस पर सरकारें गिराने, सत्ता परिवर्तन कराने और राष्ट्रपतियों को सजा देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पर दोहरा मापदंड अपनाने के भी आरोप लगते हैं। अमेरिका अपने हितों के लिए विरोधी देशों पर सख्त रुख अपनाता है, लेकिन अपने सहयोगी देशों के हर कृत्य को नजरअंदाज कर देता है। नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की पेशकश इतिहास नामा। आज के इस स्पेशल एपिसोड में दुनिया भर के देशों में अमेरिका द्वारा किए गए तख्ता पलट की कहानी। अमेरिका ने वेनेजुएला में जिस अंदाज और जिस ठसक के साथ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया है, उससे एक बार फिर पूरी दुनिया में अमेरिकी नीतियों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। 2-3 जनवरी की दरमियानी रात जिस तरह से अमेरिकी सेनाएं वेनेजुएला में एंट्री करती हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस को जबरन पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाती हैं, उसकी कई देश आलोचना कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्रपति ट्रंप के इस कार्रवाई की निंदा हो रही है। हालांकि ऐसे देशों की भी कमी नहीं है जो अमेरिका के इस कृत्य की तारीफ में जुटे हैं। दरअसल अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया है, उससे पहले भी अमेरिका कई देशों में ऐसा कर चुका है। इसी वजह से अमेरिका पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगते हैं। अमेरिका की ओर से इस तरह की कार्रवाइयों का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका ने इराक में और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी प्रशासन ने आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकी ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाया गया। हालांकि साल 2003 में 20 मार्च के दिन अमेरिका ने इराक पर हमला बोल दिया। इस दौरान अमेरिकी सेना के साथ ब्रिटेन की सेना भी साथ थी। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि मौजूदा इराकी सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है और उसके पास सामूहिक विनाश के हथियार यानी परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया था। इस युद्ध में अमेरिका के कई सहयोगी देशों की सेनाएं भी साथ थीं, तो कई देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन भी किया था। मई महीने तक इराक की सेना अमेरिका के सामने हार मान चुकी थी और सद्दाम हुसैन की सत्ता को अमेरिका ने उखाड़ फेंका था। बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और साल 2006 में उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद अमेरिका ने इराक की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। अमेरिका ने दावा किया कि वो जो भी कर रहा है उसके पीछे इराक में लोकतंत्र को बहाल करना है। इस भीषण जंग में लाखों लोग मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र भी गहरी नींद से जाग उठा और अमेरिका के साथ मिलकर सामूहिक विनाश के हथियारों की खोज को लेकर काफी लंबे समय तक जांच अभियान चलाया गया। हालांकि ना ही वो हथियार मिले और ना ही उसके होने के कोई सबूत। इसके बाद अमेरिका पर सवाल उठने लगे। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भी आलोचना की जाने लगी। आलोचकों का यह भी कहना था कि
इराक युद्ध के पीछे लोकतंत्र नहीं बल्कि तेल और मध्य पूर्व में रणनीतिक प्रभुत्व मुख्य कारण थे। इराक दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है और इस क्षेत्र पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। 2003 का इराक युद्ध इतिहास में एक ऐसा अध्याय बन गया जो गलत खुफिया जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी और भारी मानवीय नुकसान से जुड़ा है। यही वजह है कि जब भी अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करता है तो इराक युद्ध का उदाहरण सबसे पहले सामने आता है। इस जंग में इराक और इराकी जनता को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित राजधानी बगदाद अरब दुनिया के सबसे खूबसूरत, सांस्कृतिक और आधुनिक शहरों में गिना जाता था। शाम के वक्त टिग्रिस के किनारे जगमगाती रोशनियों के बीच खूबसूरत कैफे थे और वहाँ खूब चहल पहल होती थी। हालांकि जंग के बाद वहाँ केवल तबाह हुई इमारतों के मलबे नजर आते थे। बगदाद शहर अमेरिकी हमले में तबाह हो चुका था। इस युद्ध की वजह से ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का उदय हुआ। इराक में सत्ता के खालीपन और अराजकता का फायदा उठाकर आतंकी संगठनों ने अपने पैर पसारे। वहीं अमेरिकी सेना साल 2011 में इराक से वापस लौट गई। हालांकि इराक आज भी अमेरिकी हमलों के बाद से उबर नहीं पाया है। कैरिबियन सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है ग्रेनाडा। जब वहां आंतरिक तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री मॉरिस बिशप की हत्या कर दी गई तो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने तुरंत हमला करने और सेना भेजने का फैसला किया। अमेरिका ने तर्क दिया कि यह कदम वहां रह रहे अमेरिकी नागरिकों को बचाने और पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी था। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन अर्जेंट प्यूरी। हालांकि अमेरिकी हमले के पीछे की असल वजह कुछ और ही थी। प्रधानमंत्री मॉरिस की हत्या के बाद बने सैन्य शासन को अमेरिका एक खतरे के रूप में देख रहा था। दरअसल ग्रेनाडा के नए शासन की नजदीकी सोवियत संघ और क्यूबा से बढ़ती जा रही थी, जो अमेरिका को स्वीकार नहीं थी। इसके अलावा भी कुछ वजहें थी, लेकिन ग्रेनाडा पर हमले की मुख्य वजह यही मानी जाती है। वेनेजुएला की तरह ही पनामा में भी अचानक ही अमेरिकी सेनाएं घुस गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन जस्ट कॉज। 1989 के दिसंबर में हजारों अमेरिकी सैनिकों ने पनामा पर धावा बोल दिया। इस हमले के पीछे अमेरिका ने तर्क दिया कि पनामा में लोकतंत्र की बहाली और ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन जरूरी है, लेकिन इसके पीछे असली मकसद था पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को जिंदा पकड़ना। दरअसल मैनुअल नोरिएगा पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को खुफिया जानकारी भेजा करता था। हालांकि 1980 आते आते पूरी पिक्चर बदल गई। नोरिएगा पर अमेरिका आरोप लगाने लगा कि वो ड्रग के धंधे से जुड़े हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचते हैं। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन जस्ट कॉज के तहत नोरिएगा को पकड़ने का अभियान शुरू किया था। नोरिएगा को यह आभास तो पहले ही हो गया था कि वो अमेरिका से बच नहीं पाएगा। हालांकि फिर भी वो बचने की तमाम कोशिशें करता रहा और आखिर में मैनुअल नोरिएगा दूतावास में घुस गया। अब अमेरिकी सेनाओं के सामने मुश्किल ये थी कि वेटिकन दूतावास से नोरिएगा को बाहर आने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। इसके बाद अमेरिका ने एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। दरअसल वेटिकन दूतावास के बाहर अमेरिकी सेना ने काफी तेज आवाज में म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर मैनुअल नोरिएगा ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद नोरिएगा को बंधक बनाकर अमेरिका लाया गया और ड्रग्स तस्करी के मुकदमे में 40 वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि उसे बाद में घटाकर 30 साल कर दिया गया, लेकिन साल 2017 में 83 साल की उम्र में नोरिएगा की मौत हो गई।
11 सितंबर 1973 को लैटिन अमेरिकी देश चिली में लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा गया था। इस दिन चिली की सेना ने जनरल ऑगस्टो पिनोशे के नेतृत्व में राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे की निर्वाचित सरकार का सैन्य तख्तापलट कर दिया था। राष्ट्रपति आयेंदे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले समाजवादी राष्ट्रपति थे। इन्होंने सत्ता में आने के बाद कई आर्थिक सुधार किए थे। उनके सुधार कार्यक्रम में खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी शामिल था। राष्ट्रपति अलांदे का ये काम विपक्ष और अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को ये भय सताने लगा कि चिली क्यूबा की तरह ही समाजवादी खेमे में चला जाएगा। दावा किया जाता है कि इसी वजह से अमेरिका ने आर्थिक दबाव बनाया और खुफिया एजेंसी CIA के जरिए साल्वाडोर आयेंदे सरकार को कमजोर करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद चिली में बढ़ती महंगाई और हड़तालों की वजह से हालात काफी खराब हो गए। 11 सितंबर को सेना ने राष्ट्रपति भवन पर बमबारी की। उसी दिन राष्ट्रपति आयेंदे की मौत हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या माना गया। इसके बाद पिनोशे ने सत्ता संभाली और 17 सालों तक वो चिली में तानाशाही चलाता रहा। पिनोशे के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के गायब होने और टॉर्चर की घटनाएं हुई, जिसे अमेरिका लगातार नजरअंदाज करता रहा। अमेरिका ने इसके अलावा भी दुनिया भर में कई देशों के अंदर सेना या अपनी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए इस तरह के तख्तापलट को अंजाम दिया या उसमें सहयोग किया। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माने जाने वाला ये अमेरिकी सैन्य अभियान लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप के लंबे इतिहास की सबसे ताजा कड़ी है। अमेरिका अक्सर क्षेत्रीय या दुनिया की सुरक्षा का हवाला देकर अपने सैन्य अभियानों को जायज ठहराता रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन उसकी नीति नहीं बदलती। पहले के कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया भर के देशों में अपने हित के लिए तख्तापलट करवाया। वेनेजुएला में हालिया सैन्य अभियान राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर हुआ है। इस वक्त अमेरिका की ईरान से भी ठनी हुई है। ईरान में सड़कों पर मौजूदा शासन व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका की भी ईरान पर अब निगाहें टिकी हुई हैं। इतिहासनामा में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी रोचक और इतिहास के किस्से के साथ। नमस्कार।